नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं PHP के अंदर, उसके अंदर मैं PHP विथ jQuery का यूज़ करने वाला हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए डेवलपर आपको jQuery के अंदर ये वाला जो कंसेप्ट है मैं बता रहा हूँ, ये एटलीस्ट आपको ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए। तो आइए दोस्तों, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि एक्चुअली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी एक मैं छोटी सी आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि एक्चुअली हम क्या चीज़ आज इसके अंदर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि हमने डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके देखा था कि डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके हम टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लेके आते हैं, बूट स्ट्रैप का यूज़ करके, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे सिलेक्ट करना डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जो कि हमने पढ़ रखा है। सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस की टेबल से हमको डाटा सिलेक्ट करके लाना है, ठीक है। यूजिंग jQuery डेटा टेबल्स डाटा यूजिंग jQuery डेटा टेबल्स प्लगइन, है ना। अब ये क्या चीज़ होती है jQuery के अंदर, डाटा टेबल्स प्लगइन क्या होती हैं? तो दोस्तों आइए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सबसे पहले कि एक्चुअली हमको आज क्या करना है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक मैंने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह आपको पहले से बना रखा है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा कवर करके समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग वगैरह देख रहे हो, शो ऑल डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस टेबल विद jQuery डेटाबेस प्लगइन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लाते ही थे। हमने हमारी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी मैंने आपको समझा रखा है। एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, शायद उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सिलेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले तो आप सिलेक्ट पढ़ लें। उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं बताता हूँ। ये वाला जो वीडियो है, हाउ टू सिलेक्ट व्यू डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल यूजिंग PHP एंड डिस्प्ले इनटू बूटस्ट्रैप टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये स्पेशली क्या काम कर रहा है कि डाटाबेस से डाटा लिख करके आ रहा है, और उसका जो डिज़ाइन पैटर्न मैंने बनाया है वो किसके अंदर बनाया है, मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, ये जो डेटा है ये हमारा डेटाबेस टेबल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हमारे डेटाबेस की टेबल। और डेटाबेस की टेबल कौन सी है हमारी? ये। इसके अंदर मेरे पास 1 से लेकर के कितने 12 रिकॉर्ड है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर के 11 रिकॉर्ड ही है, और यहाँ पे एक पेजिनेशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे पेजिनेशन लगा हुआ है। तो दोस्तों, jQuery डेटा टेबल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि एज ए डेवलपर ये उनका काम और उनका टाइम बहुत ही बचा देता है। काम भी बहुत इजी कर देता है, को बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है। और हमारा टाइम इसलिए बच जाता है, जैसे कि अगर मैं डाटाबेस से डाटा लेकर के आया और मैंने आपको बोला कि यार मुझे डाटाबेस के अंदर, जैसे कि मेरे पास मुझे 1000 रिकॉर्ड है, बट आप जब सिलेक्ट क्वेरी चलाते हो तो यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड क्या होंगे, यहाँ पे पूरे के पूरे 1000 रिकॉर्ड आपको एक ही पेज पे क्या होंगे, शो हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर हमको पेजिनेशन लगाना है, जैसे कि यहाँ पे पेजिनेशन लगा रखा है। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि गूगल पे भी मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, गूगल पे जब मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो उसमें भी क्या होता है कि जब मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो उसमें एक पेज पे 10 लिस्टिंग आती है, अगली 10 लिस्टिंग सेकंड पेज पे आती है, अगली 10 लिस्टिंग नेक्स्ट पेज पे आती है। तो वो क्या, वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे बनाना है, क्योंकि अगर 1000 रिकॉर्ड अगर मैं ऐसे शो करवाऊँगा एक ही पेज पे तो उसमें यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह कितनी ज़्यादा आ जाएगी, और वो बहुत ही बेड फॉर्मेट होता है, मतलब वो बहुत ही गलत फॉर्मेट होता है एज ए डेवलपर के लिए, ठीक है। तो ये जो पेजिनेशन नाम की चीज़ है अभी कैसे बनाते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पेजिनेशन हमको बनाना नहीं है। ये जो jQuery डेटा टेबल्स प्लगइन है ना, इसके अंदर सारी फंक्शनलिटी है कि ये पहले से ही आपको इसके अंदर सारी कोडिंग करी हुई है, इसके अंदर सारी लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी के अंदर वो सारा कोड पहले से इनबिल्ट है, जो आपको पेजिनेशन की फंक्शनलिटी को फॉलो करके दे देता है। आपको कितना कितना काम और कैसे कैसे करना है वो मैं आपको पूरे इस वीडियो के अंदर स्टार्ट से एंड तक पूरा समझाने वाला हूँ। बट आप एग्जांपल देख लो ताकि आपको ओवरव्यू समझ में आ जाए एक्चुअली हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम जो डाटाबेस से डाटा लेकर के आएंगे, उसमें मेरे पास देखो यहाँ पे मुझे कितने रिकॉर्ड शो करना है। अगर मुझे
मुझे फर्स्ट पेज पे कितने 10 रिकॉर्ड शो करना है, तो यहाँ पे केवल कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं 10। दोस्तों यहाँ 1 से लेकर के 11 इसलिए क्योंकि मैंने थर्ड वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया था। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने भी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ हमको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी कि जैसे कि एक पेज पे मुझे 10 शो करना है, 25 शो करना है, 50 शो करना है, या फिर मुझे 100 शो करना है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक शो कर रखा है। अब अगला जो रिकॉर्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेजिनेशन लग जाएगी। जब मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मेरे पास एक और जो रिकॉर्ड था वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। तो दोस्तों एक तो पेजिनेशन नाम की प्रीडिफाइंड चीज़ हमको jQuery डेटा टेबल्स पहले से बना के देती है। और दूसरा, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें से फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करना है मतलब मुझे इसके अंदर से सर्च करना है, तो मैं कैसे सर्च करूँगा। सर्च करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों सर्च कैसे करते हैं। सर्च करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं पूरे जो भी मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है उसमें से मैं किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैं डेटा को यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 लिखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 25 से रिलेटेड ऑटोमेटिकली सर्चिंग आ गई। अभी तो मेरे पास केवल कितना रिकॉर्ड है, अभी मेरे पास 11 या 12 रिकॉर्ड है। अगर मेरे पास 1200 रिकॉर्ड भी होते, मेरे पास 12,000 रिकॉर्ड भी होते, तो भी उस केसेस में ये उतनी ही फास्ट वर्क करता। क्यों? क्योंकि jQuery की खासियत ये है कि वो आपके डेवलपमेंट के थोड़ा सा फास्ट कर देती है। तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली हमको क्या करना है। तो हम जो डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लाते हैं उसमें हमको सिंपल सा jQuery का डाटाबेस प्लगइन यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक तो जितने भी डेटा हमको शो करना है, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट में यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। अगर मैंने 25 क्लिक करा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरे पास 25 रिकॉर्ड तो नहीं है, पर यहाँ पे 12 रिकॉर्ड तक क्या हो गया, एक पेज पे शो हो गया। अब यहाँ पे पेजिनेशन हट जाता है। क्यों? क्योंकि पेजिनेशन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेटा को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 करा तो वापस से एक पेज पे 10 रिकॉर्ड आए, और सेकंड वाला पे यहाँ पे पेजिनेशन लग गया। अगर मेरे पास 50-60 रिकॉर्ड होते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे यहाँ पे मेरी लिंक वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो हमको सर्चिंग की फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट मिलती है, एक हमको असेंडिंग डिसेंडिंग की मिलती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक करा, यहाँ पर मैं अगर नेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। पहले ए आ रहा है, ए से रिलेटेड आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर जे आ रहा है, फिर पी आ रहा है। ऐसा ये असेंडिंग डिसेंडिंग का फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम करते कैसे, आइए उस सबसे पहले उसके बारे में हम समझते हैं। तो कैसे हमको स्टार्ट करना है, jQuery डेटा टेबल्स को कैसे हमको यूज़ में लाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो आते हैं हम हमारे एडिटर के अंदर। एडिटर में हम आ गए, ठीक है। एडिटर में हमारा जो फोल्डर चल रहा है PHP इंटरमैस्कुअल ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम दे दिया मैंने शो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर यूजिंग अंडरस्कोर jQuery डेटा टेबल्स और प्लगइन, ठीक है। jQuery डेटा टेबल्स प्लगइन नाम की मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। इस फाइल को मैं जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ .php करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक शो डेटा यूजिंग jQuery डेटाबेस प्लगइन नाम की मैंने एक फाइल बना ली है। अब इस फाइल में जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा इसके अंदर आप कवर करते जाना, ठीक है। तो आइए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML की एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे मैंने ऐड कर ली है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट चेंज कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया मैंने कि यहाँ पे शो डेटा यूजिंग jQuery डेटा टेबल्स प्लगइन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो नॉर्मली सबसे पहले अभी तक हम जो करते आए हैं, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि डाटाबेस से हमको डाटा पहले सिलेक्ट करके लाना है और उसको हमको टेबुलर फॉर्मेट में सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे हम इसके अंदर काम करेंगे आइए सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर देता हूँ और मुझे कौन सी टेबल से मुझे डाटा लेकर के आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो टेबल बनी है साइन अप नाम की टेबल है। इसके अंदर मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड है ना, जैसा कि यहाँ जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ये सब साइन अप टेबल से ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि यार जितना भी मेरे पास रिकॉर्ड है ये सब साइन अप टेबल से आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सर्वर
सर्वर का नाम क्या आएगा, हमारा सर्वर का नाम क्या, जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वर का नाम क्या रहता है, हमारा लोकल होस्ट रहता है, ठीक है। दूसरा वाला क्या रहेगा, आपको यूज़र नेम रहेगा, यूज़र नेम जनरली यूज़र नेम हर बार हमारा फिक्स क्या रहता है अभी के लिए, ठीक है। लोकल पे क्या रहेगा, रूट रहेगा। और हमारा जो पासवर्ड नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहता है। और हमारा जो डेटाबेस का नाम है, वो डेटाबेस का नाम जो है हमारा डेटाबेस का नाम क्या चल रहा है, क्रड डीबी, CRUD DB, ठीक है दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब चूंकि डाटाबेस कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, MySQL i_connect। MySQL i_connect क्या काम करता है, सबसे पहले सर्वर वेरिएबल लेता है। सर्वर वेरिएबल का नाम ऊपर मैंने किस नाम से बना रखा है, $server नाम से, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम क्या रहेगा, वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, यूज़र नेम। उसके बाद मेरा पासवर्ड क्या रहेगा, $पासवर्ड। और लास्ट में हमारा डेटाबेस का नाम जो रहेगा, उसका वेरिएबल का नाम क्या मैंने यहाँ पे DB नेम बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा फंक्शन है MySQL कनेक्ट, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। तो उसके लिए मुझे नीड है यहाँ पे कि इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँ। और वेरिएबल किस नाम से बना लिया मैंने, कौन नाम से, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे स्टूडेंट्स के कि यार क्या हमको ज़रूरी है क्या क्या हमको यहाँ पे हमको डाई वगैरह यूज़ करना ही पड़ता है जब कनेक्शन हम बनाते हैं। तो उसका मैं आपको सिंपली लॉजिक बताता हूँ कि जैसे कि अभी क्या होता है, अभी के केसेस में क्या हो रहा है, अभी के केसेस में ये हो रहा है कि सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि अभी हमारा कनेक्शन बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को रन करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस फाइल को रन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा लोकल होस्ट के अंदर। यहाँ पर मैं सिंपली मेंशन कर देता हूँ लोकल होस्ट, और मेरा फोल्डर का नाम क्या है, PHP इंटर MySQL ट्यूटोरियल्स पे जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे जो अभी मैंने लेटेस्ट फाइल बनाई है शो डेटा यूजिंग jQuery डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रही, मतलब मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है। अगर सपोज मैंने डाटाबेस का नाम गलती से कुछ गलत लिख दिया, मैंने डाटाबेस का नाम क्रड DB की जगह पर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, क्रड DB ABC लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या यहाँ पे रॉन्ग है, तो उस केसेस में यहाँ पे कुछ समथिंग एरर वगैरह आना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रही है कि यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, वार्निंग दे रहा है MySQL _connect एक फंक्शन जो है उसमें एरर क्या आ रही है, अननोन डेटाबेस क्रड ABC, मतलब क्रड DB ABC नाम का कोई डेटाबेस मेरे डेटाबेस में बना ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है, ये तो अब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो हमारा फंक्शन है ये PHP में ऐसा बना है MySQL _connect कि अगर इसके अंदर किसी भी वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं करेगी, या कोई भी आप गलत वैल्यू पास कर दिया, जैसे कि आपने यूज़र नेम गलत पास कर दिया, आपने सर्वर का नाम गलत पास कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो MySQL _connect है, ये जो मेरा MySQL का फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली वार्निंग जनरेट करके देता है, ठीक है। बट चूंकि हम अभी XAMPP पे काम कर रहे हैं और हो सकता है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करा, मैं यूनिक्स वगैरह पे काम करता हूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है, अगर कहीं पे अगर ये वाली एरर नहीं आएगी, अगर ये वार्निंग कहीं पे अगर शो नहीं करता है, जैसे कि अभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के XAMPP सर्वर शो कर रहा है, हो सकता है हमारा लेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो मेरा लेम सर्वर है वो ये वाली एरर शो ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो बना है कि नहीं बना है चेक करने के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे डाई का यूज़ करूँगा। तो कैसे यूज़ करेंगे डाई का, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि इफ़ नोट का यूज़ करते हैं। नोट मतलब अगर मेरा कनेक्शन नहीं बनता है, यहाँ पे मैंने सिंपली वेरिएबल का नाम पास कर दिया, अगर मेरा कनेक्शन नहीं बनता है तो उस केसेस में यहाँ पर हमको एक डाई नाम का जो मैसेज है मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक है। डाई नाम का मैसेज में क्या देना चाहता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन होता है MySQL i_connect error, ठीक है। अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन नोट मतलब अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन नहीं बनता है किसी भी कारण, अगर इन चारों वेरिएबल्स में से अगर किसी की भी वैल्यू अगर रॉन्ग हो गई, तो उस केसेस में क्या होगा कि MySQL i_connect error जो रहता है वो हमको एक मैसेज जनरेट करके देता है, ठीक है। अब वो कौन सा मैसेज जनरेट करके देगा, तो यहाँ पे हम पास करते हैं हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे हम क्या पास करते हैं हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा MySQL _connect error के अंदर आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसके आगे है ना, यहाँ पर मैं एक मैसेज एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे एरर लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ मैं, एरर, ठीक है। या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नो कनेक्शन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे नो कनेक्शन।
और कनेक्शन की एक्चुअल वर्किंग क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा, तो उसका जो मैसेज है कॉन्केटेनेशन कर दिया मैंने यहाँ पे डॉट लगा के, उसका जो मैसेज है वो मैसेज हमको कौन प्रोवाइड करके देगा, माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। और दोस्तों अभी देखो जैसे कि मैंने डाटाबेस का नाम गलत दे के रखा है, ठीक है, तो अभी तो इस केसेस में क्या हो रही है, मेरे पास वार्निंग आ रही है, बट मेरे पास इसके नीचे देखना अभी एक मैसेज और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रीलोड किया तो देखो यहाँ पे एक और मैसेज आ गया कि नो कनेक्शन, और कनेक्शन की वजह क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस का नाम है वो अननोन है, मतलब डाटाबेस का नाम मेरा है ही नहीं, इस नाम से मेरा कोई डाटाबेस अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये हालांकि हमारा जेम सर्वर काफ़ी अच्छा है कि उसने पहले से वार्निंग दे दी, बट इन केस अगर किसी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको इसे स्पेसिफिक सर्वर पे काम कर रहे हो, उस सर्वर पे अगर वार्निंग वगैरह जनरेट गलती से नहीं हो रही है तो उस केसेस में आप डाई का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डाई समझ में आ गया होगा कि डाई का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मेरा कनेक्शन बन गया, यहाँ पर सिंपली मैंने एक एरर हैंडलिंग लगा दी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग, क्योंकि एरर को आपको हैंडल करते आना चाहिए कि अगर डाटाबेस कनेक्शन बना है तो क्या होगा, और डाटाबेस कनेक्शन नहीं बना है तो क्या होगा। तो बना है तो मेरा पूरा पेज रन करेगा, बट अगर नहीं बना है तो यहीं पे डाई का मतलब ये होता है मेरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना। तो यहाँ पर क्या होता है, नो कनेक्शन के साथ में एरर दे करके आपके प्रोग्राम को यहाँ पे कर देगा और टर्मिनेट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने यहाँ पे हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमको बूटस्ट्रैप में डेटाबेस से डाटा लेकर के आना है बूटस्ट्रैप फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि CSS के अंदर ऑलरेडी मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रख रखी है bootstrap.min.css, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और डाउनलोड नहीं करो तो आप यहाँ से उसको देख लेना, मतलब कि मैंने हालांकि बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने जो सिलेक्ट वगैरह का जो मैंने बताया था, सिलेक्ट के अंदर डाटाबेस से डाटा कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं बूटस्ट्रैप टेबल फॉर्मेट में, तो उस वीडियो को आप एक बार विजिट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप नामक फाइल हमको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसको लिंक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे CSS का रिलेशनशिप के हमारा स्टाइल शीट, और यहाँ पे हमको कौन सी फाइल ऐड करना है, फाइल हमको ऐड करना है यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल बनी है मेरी, bootstrap.min.css है ना, उसका मैंने मिनीफाइड वर्जन ही देना था कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो सर्वर पे क्या रहे, आपके कोड का एग्जीक्यूशन सर्वर पे फास्ट रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन दे दिया bootstrap.min.css जो कि मेरे फोल्डर के अंदर रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यार ये जब मैंने फाइल वगैरह ऐड कर दी तो मुझे जल्दी से क्या मिल जाए, मुझे जल्दी से क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं कंटेनर बना लेता हूँ। तो div.container का जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा तो div के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास ऑटोमेटिकली बन चुकी जिसका नाम क्या है हमारा कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का यूज़ किया, और टेबल के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास वगैरह यहाँ पे यूज़ कर दी, है ना। टेबल फॉर्मेट, टेबल बॉर्डर्ड, है ना दोस्तों। ये सब चीज़ें पहले से प्रीडिफाइन है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई क्लास वगैरह यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको उसकी पूरी फंक्शनलिटी पूरी CSS यहाँ पे आपको मिल जाएगी जल्दी से, है ना। हम यहाँ पे एक हेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे एक TR बनी, TR के अंदर मैंने यहाँ पे बना दी है हेडिंग क्या मतलब मुझे डाटाबेस से क्या क्या लेकर के आना, एक बार मैं उसकी हेडिंग वगैरह सेट कर देता हूँ। जल्दी से मैं मेरे डेटाबेस का नाम वापस से सही कर देता हूँ ताकि ये जो एरर आ रही है यहाँ से रिमूव हो जाए, CRUD-DB, ठीक है। यहाँ पे मेरी एरर वगैरह रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब जो टेबल वगैरह आ रही है इसमें हमको डाटाबेस से क्या क्या लेके आना है, तो डाटाबेस से क्या लेके आना है, ID नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, एज, ठीक है। तो ये सबके कॉलम्स के नाम में यहाँ पे जल्दी से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया ID की जगह पर ID आ गई, इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 3 4 5, ठीक है। ID के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, ठीक है। नेम के बाद क्या प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पे ईमेल ID प्रिंट करना पड़ेगी। ईमेल ID के बाद क्या प्रिंट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पासवर्ड प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे क्या सिंपली शो करवाने वाले, है ना, ID नेम, ईमेल ID और पासवर्ड, और एक लास्ट में क्या रहेगा हमारे पास एज रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज भी लिख दिया। अब दोस्तों ये जो हमारे पास अब जो हम कॉलम बनाने वाले, अब जो हम फॉर्मेट बनाने वाले टेबल बॉडी का, टी बॉडी का, इसके अंदर मेरे पास जो रो रहेगी उस रो के अंदर जो मेरे पास TD रहेगा, कितने TD रहेंगे, क्या क्या डेटा लेके आना है, 1 2 3 4 5, तो मुझे TD भी कितने बनाने पड़ेंगे यहाँ पे 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक टेबल फॉर्मेट बना लिया। अब चूंकि हमको डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी रो है
इस पर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट मैंने क्या बना दिया कि मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपली माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी नाम के फंक्शन का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दो क्या 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 लेता है, दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर कौन सा लेता है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और दूसरा पैरामीटर क्या लेगा, हमारा क्वेरी। तो क्वेरी कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक उसके लिए क्वेरी नामक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी। मुझे डाटाबेस से डाटा लिख के आना है तो सिंपली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन अप। और ये जो हमने वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को हम एज ए सेकंड पैरामीटर हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको जल्दी से पास कर देते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, जस्ट 1 सेकंड ना, थोड़ा सा हैंग हो गया है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डॉलर क्वेरी नामक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब चूंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर के आना पड़ता है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डॉलर डेटा के अंदर ले लिया एक वेरिएबल के अंदर, और मैंने सिंपली यहाँ पे क्या चला दिया, मैंने यहाँ पे वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप का मतलब क्या होता है कि हमको हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर के आना है, तो मेरा वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, मेरा वाइल लूप क्लोज हो गया। अब चूंकि इसको मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे इको करके भी मैं डायरेक्टली इसको इंटरनली मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। दोस्तों वो हम उसको सिंपली यहाँ पे क्या कर देते, पेस्ट कर देते। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, थोड़ा सा कोड फॉर्मेटिंग में सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इको के अंदर डबल कोट्स में मैंने टीआर को यहाँ पे सेव कर दिया है, मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमको कि जैसे कि डॉलर डेटा से मुझे सबसे पहले क्या लेना है, डॉलर डेटा से हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इको के अंदर डबल कोट्स में वर्क कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे डॉलर डेटा को मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता हूँ। उसके लिए मुझे है ना दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर जो हमें रहेगा डॉलर डेटा से, सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले हमको आईडी प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है हमको, आईडी। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉलम का नाम। हमारे कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे, आईडी, तो आईडी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसको सिंपली मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जल्दी से यहाँ पे मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, चारों जगह पर उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आईडी की जगह पर आईडी प्रिंट करना, नेम की जगह पर नेम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ईमेल आईडी की जगह पर क्या प्रिंट करना है हमको, यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा हमारा पासवर्ड। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लिखा, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने उसको अंदर एज। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने एज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम फिनिश हो चुका है। ये जो वाइल लूप है हमारा, इसी वाइल लूप के अंदर, इसी टी बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया, और इस टी आर को मैंने किस में ले लिया, सिंपली वाइल लूप में ले लिया। इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों, या मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। ठीक है, अब हम बात करें, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा दिख रहा है, कि वाकई में हमारा बूटस्ट्रैप फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों इसमें कुछ एरर आ रही है, एरर हम देख लेते हैं। लाइन नंबर 41 पे एरर आई, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर रिजल्ट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या हमारे पास साइन अप है, डॉलर क्वेरी लिखा, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी जो मैंने फंक्शन लिखा उसमें मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करा, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एज ए क्वेरी पास कर दी। ठीक है, तो ओके दोस्तों, हाँ गलती ये कर दी हमने यहाँ पे कि यहाँ पर हमने जो लिखा माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, इसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको हमको सिंपली ऊपर लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेरी रहती है ये एक रिजल्ट सेट रिटर्न करती है, और वो जो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगी उसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में पास करता हूँ। उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, क्यू दे दिया। ठीक है, अब उसमें से मुझे डाटा वगैरह फेच करना पड़ता है उस रिजल्ट सेट से। तो मैं यहाँ पे जो फेच कर रहा हूँ, तो फेच किस फॉर्मेट में कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एसोसिएटिव फॉर्मेट में कर रहा हूँ। किससे मुझे फेच करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू से। ठीक है, अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसको अपन एक बार रन करके देख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 12 के 12 रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो चुके हैं, मेरे पास शो हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है, अगर मैंने इसमें आपको ये बोला कि मुझे इसके अंदर सर्च लगाना है, तो उसके लिए आपको समथिंग कुछ कोड लिखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाए। मैंने आपको बोला पेजिनेशन लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पेजिनेशन लगाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर लिमिट वगैरह लगाना है कि भैया मुझे फर्स्ट विंडो पे कितने केवल 10 रिकॉर्ड देना है, फिर यहाँ पे पेजिनेशन पे जैसे मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो अगले 10 रिकॉर्ड आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अगर 3 फंक्शनलिटी को फॉलो करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। बट एज ए डेवलपर अगर आप ये नहीं चाहते हो तो jQuery का आप डेटा टेबल्स का जो प्लगइन है उसका आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हमारे पास केवल एक ही काम रह गया कि हम jQuery के डेटा टेबल्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि jQuery डेटा टेबल्स आपको क्या करना है।
सबसे पहले सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के आपको लिखना jQuery डेटा टेबल्स, डेटा जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा करना, तो आपको प्रॉपर लिंक मिलेगी। नहीं तो jQuery के अंदर काफ़ी सारी लिंक ऐसी है जहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। आप अगर एज ए फ्रेशर हो तो आप सबसे पहले लिखना डेटा टेबल्स jQuery। जैसे आप डेटा टेबल jQuery लिखोगे गूगल पे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाना। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो यहाँ पे शायद सोर्स लिंक, यहाँ पे सोर्स लिंक है, ये रहा डेटा टेबल्स करके मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो लिखा है इसके जो लिंक है www.datatables.net, ठीक है दोस्तों। इस लिंक को कहाँ से डाउनलोड करना है डेटा टेबल्स को, उसको मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप डेटा टेबल्स में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जो कि इसका इंडेक्स पेज है। कौन सा पेज है इसका? इंडेक्स पेज है। datatables.net पे हम आ चुके हैं। अब सिंपली देखो दोस्तों, हमको क्या करना है कि अभी जो हमारा फॉर्मेट है ये है, और हमको यहाँ पे पेजिनेशन लगाना है, ठीक है। हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, सर्च का बटन लगाना है, मुझे यहाँ पे लिमिट लगाना है, एक ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे दिख रही, यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे सिंपली क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पेजिनेशन भी लगा हुआ। दोस्तों मैं ये सारी चीज़ों को कैसे, ये जो डेटा ये तो नॉर्मली डेटा है, ठीक है। डेटा स्टैटिक डेटा है, डायनेमिक डेटा नहीं है। बट हम तो क्या कर रहे हैं, हम जो डाटा लेकर के आ रहे हैं वो कौन सा डेटा है? हमारा डायनेमिक डेटा है। तो सिंपली आपको आपका काम अभी तक आपने जितना करा उतना काम आपका पूरा प्रॉपर हो चुका है। अब आपको डाटा टेबल्स यूज़ करना है, तो उसके लिए देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। यहाँ पे 3 फाइल को हमको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। पहले हमको CSS रहेगी जो कि मुझे CDN से डाउनलोड करना पड़ेगी। एक जो JS रहेगी वो मुझे CDN से डाउनलोड करना पड़ेगी। और इसके बाद मुझे एक छोटा सा कोड है, ये मुझे कोड लगाना पड़ेगा। तो कौन सा कोड कहाँ पे लगाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम CDN पे जाते हैं। CDN पे गए तो CDN पे क्या करा मैंने, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं, ठीक है। इस लिंक को मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया मैंने। जस्ट 1 सेकंड ना, मैंने इस लिंक को पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया। और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने गूगल पे में यहाँ पे गया एक नई विंडो पे, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास सोर्स कोड आ चुका है। अब ये जो CSS फाइल है, ये जो CSS फाइल है, इस फाइल का नाम मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी करा, और मेरा जो CSS फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक और न्यू फाइल बना ली। ये जो CSS फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी एक बूटस्ट्रैप की फाइल रखी है, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल और बना ली है। उस फाइल का नाम मैंने वही दिया जो मैंने वहाँ से उसको पेस्ट किया है, ठीक है। अब दोस्तों इस फाइल के अंदर हमको क्या रखना है, इस फाइल के अंदर ये पूरा सोर्स कोड रखना है। तो ये जितने भी CSS से इनबिल्ट है इसको मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये काम हमारा हो चुका है, पहला काम हमारा फिनिश हो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेकंड क्या करना है, मुझे JS कॉल करना है, ठीक है। तो JS में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम गए, ठीक है। यहाँ पे मैं गया CDN पे गया, मैंने इसको जैसे पेस्ट किया तो यहाँ पे इसका सोर्स कोड आ जाएगा। अब चूंकि दोस्तों ये JS है, ये jQuery की JS फाइल है ना, ये jQuery की कौन सी फाइल है हमारी, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, JS फाइल है। तो उसको मैं CSS फोल्डर में तो नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि CSS फोल्डर में मेरा क्या रहेगा, सारी CSS की फाइल रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर एक सिंपली एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर किस नाम से बना लिया मैंने, JS नाम से, क्योंकि JS नाम का फोल्डर अंदर बन चुका है। तो उसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मुझे इसको CSS के अंदर नहीं बनाना, मुझे इसको बाहर ही बनाना है। तो बाहर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे आए, और हमने यहाँ पे ये करा, हमने इसके अंदर सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा वो हमने यहाँ पे एक राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। जस्ट 1 सेकंड ना, यहाँ पे फोल्डर बनाना है मुझे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो कि अंदर फ़ोल्डर बन रहा है, ठीक है। चलो JS नाम का फ़ोल्डर मैं अंदर बना देता हूँ। अब मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, बाहर अंदर क्यों ले रहा है फ़ोल्डर ये, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को हमको बाहर बनाना है। कहाँ बनाना है हमको, इस फोल्डर को बाहर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 सेकंड, हाँ, फोल्डर को बाहर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बाहर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। फोल्डर पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फोल्डर बनाया। ये फोल्डर अब मैंने भी इसको फोल्डर कहाँ बना दिया, बाहर बना दिया। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले सिंपली करता हूँ एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम मैंने वही पेस्ट करना जो आपने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अब ये जो हमारी फाइल बन चुकी है,
अब इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कोड आ चुका है। ठीक है, तो मेरे पास 2 फाइलें हो चुकी हैं। पहली फाइल मैंने कौन सी डाउनलोड करी थी, CSS, दूसरी कौन सी मैंने डाउनलोड करी, JS। अब दोस्तों ये कोड हमको कहाँ लगाना है, ये कोड जनरली हमको लगाना पड़ेगा, है ना। ये कोड हमको कहाँ पे लगाना है, तो हम हमारे कोड में आते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। हमारा जो कोड है, चूंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक तो लिंक कर रखी है ऑलरेडी bootstrap.min.css। अब मुझे एक और CSS फाइल कौन सी लिंक करना पड़ेगी, एक और CSS फाइल जो है वो कौन सी लिंक करना पड़ेगी, jQuery datatables.min.js। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आया लिंक, यहाँ पे मैंने CSS पे गया और यहाँ पे जो हमारी फाइल रखी है उसका मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। पाथ क्या दे दिया मैंने, CSS के अंदर दे दिया मैंने यहाँ पे jQuery.dataTables.min.css। ठीक है, एक बार आप पाथ थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं पे यहाँ एरर वगैरह नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों CSS मैंने यहाँ पे कॉल कर लिए। अब चूंकि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे jQuery की datatable.min.js जो है ये हमारी चाइल्ड फाइल है, इसकी जो पेरेंट फाइल होती है वो हमारे jQuery की लाइब्रेरी फाइल होती है। तो बिना jQuery की लाइब्रेरी फाइल के आप इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे jQuery के जो लाइब्रेरी फाइल है वो डाउनलोड करना पड़ेगी। अब उसको भी मैं CDN से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि jQuery CDN, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, jQuery क्या लिखा मैंने यहाँ पे, CD, सिंपली jQuery CDN लिखकर जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेरे पास एक jQuery की CDN की एक लिंक आएगी, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक मिनीफाइड वर्जन लेना है, अनकम्प्रेस्ड भी नहीं लेना है, आपको सिंपली क्या लेना है, मिनीफाइड वर्जन लेना है। मिनीफाइड वर्जन पे आप जैसे गए आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी। तो ये जो SRC के अंदर जो भी छोटी सी लिंक वगैरह लगी हैं इसको आप सिंपली यहाँ से करना, कॉपी कर लेना, कॉपी करके आप इसको सिंपली यहाँ पे करना पेस्ट करना। तो आपके पास जो सोर्स कोड आएगा वैसे ही जैसा कि अभी तक मैं फाइल बनाते आ रहा हूँ वैसे मैं इस नाम की फाइल बना लूँगा। इस नाम की मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे JS फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली, उस फाइल पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया और जितना भी मेरा सोर्स कोड था इसको मैंने सिंपली कॉपी करके क्या कर दिया, इस फाइल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी लाइब्रेरी फाइल है, jQuery की लाइब्रेरी फाइल है और ये हमारी पेरेंट, ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी पेरेंट फाइल है और ये कौन सी फाइल है, हमारी चाइल्ड फाइल है। ठीक है, CSS में कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होता है, बट ये CSS का फॉर्मेट ये रहता है कि पहले आपको बूटस्ट्रैप की फाइल लगा देना चाहिए, उसके बाद आपको डेटा टेबल की फाइल आपको लिंक करना चाहिए। अब चूंकि मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों के दोनों JS फाइल को यहाँ से लिंक करना है। कौन कौन सी JS फाइल थी हमारे पास, एक तो हमारी jQuery की, और दोस्तों फॉर्मेट बिल्कुल सही रखना, सबसे पहले आपको पेरेंट फाइल कॉल करना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे SRC लिखा और SRC के अंदर यहाँ पे जो लिखा है मैंने सिंपली क्या लिखा मैंने इसके अंदर JS फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमको कौन सी फाइल कॉल करना है, jQuery, और फॉर्मेट बिल्कुल आप सही देना 3.5.1, ये बिल्कुल लेटेस्ट फाइल और CDN से आप डाउनलोड करना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको सबसे पहले मैंने जो मेरी पेरेंट फाइल थी jQuery की उसको मैंने यहाँ से लिंक कर दिया। अब इसको मैं अगेन यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं इसको जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, अगेन कॉपी करके जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और लिंक देना पड़ेगी। उस लिंक का नाम क्या है, लिंक का नाम क्या है, jQuery.datatables.min.js, मतलब क्या नाम है, jQuery.datatables.min.js। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इतना आशा करता हूँ कि इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले, तो अब हमको छोटा सा सोर्स कोड और लगाना था। कौन सा सोर्स कोड लगाना था, हम हमारी jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, सॉरी डेटा टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमको ये वाला कोड पेस्ट करना है। अब चूंकि jQuery का लाइब्रेरी कोड है, ठीक है, तो उसको मुझे कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ में मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे कर दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर हमको लिखना है यहाँ पे jQuery का डाटा टेबल्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जो कोड था, अब इस कोड के अंदर देखो दोस्तों, ये तो jQuery के अंदर आपको पता होगा कि $document.ready तो लाइब्रेरी फंक्शन होता है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली डेटा टेबल नाम का फंक्शन जो बना है वो लाइब्रेरी, वो इन पर्टिकुलर JS फाइल के अंदर कहीं ना तो कहीं बना होगा। और यहाँ पे जो ID वो मेरा टेबल का ID, तो चूंकि मैंने टेबल का कोई भी ID वगैरह नहीं दिया, तो यहाँ पे जो भी ID रहेगा वो कि वो ID आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ID लिख के कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं मेरा फॉर्मेट देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा फॉर्मेट के अंदर, क्या मेरा टेबल के अंदर, बूटस्ट्रैप टेबल के अंदर jQuery का डेटा टेबल अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं
हम यहाँ पे आते हैं और जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास jQuery के कुछ कंटेंट यहाँ पे आपका कॉल हो चुका है। जैसे कि आपके यहाँ पे सर्चिंग आ चुका है, एक पेज पे आपके पास 10 रिकॉर्ड है तो आपके पास यहाँ पे 10 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास पेजिनेशन आ गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉपर फॉलो वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। सर्च किया मैंने 25, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर सर्चिंग भी काम कर रहा है। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग भी देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि jQuery का जो डाटा टेबल बना है वो अजाक्स के कंसेप्ट पे बना हुआ। अजाक्स के क्या काम करता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्यों होती है, जो बिना पेज को रीलोड करे आपके सर्वर से डाटा रिस्पॉन्स ला करके आपको दे देती है। तो आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अभी पेज रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, jQuery के डेटा टेबल्स का। तो ये जो प्लगइन है ये ऑलरेडी jQuery अजाक्स की फंक्शनलिटी पे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट एज ए जैसा कि पूरा कंटेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्मेट है बस इतना ही डेटा मेरा यहाँ पे चेंजेस हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 लिखा, तो अब देख रहे हो इतना कंटेंट क्या हो रहा है, इतना जो सेक्शन है ये क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। बाकी पूरी मेरी वेबसाइट एज इट इज़ वहीं के वहीं पे ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है हमारा अजाक्स काम, कि जहाँ पर मुझे डेटा में सर्च वगैरह कर रहा हूँ, बस वो वाला जो डिव है, वो वाला जो सेक्शन है, बस वही मेरा क्या होता है, चेंज होता है। बाकी मेरी पूरी वेबसाइट क्या होती है, चेंज नहीं होती। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा अजाक्स का, क्योंकि बिना पेज को रिलोड करे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा पूरा फुलफिल हो चुका है। अब जल्दी से मैं यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ। जैसे कि मैंने हेडिंग वगैरह दे रखी थी, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हेडिंग वगैरह कैसे देते हैं। हेडिंग वगैरह देने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ। डिव डॉट अलर्ट करके मैंने यहाँ पे क्लास बना दी है ना। ऑल अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे अलर्ट डेंजर करके मैंने यहाँ पे दे दिया। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, डेंजर। और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ। मैसेज जो है मैंने दे दिया है ना। मैसेज जो है वो मैंने दे दिया है। मैसेज जो मैंने दे दिया वो दे दिया, शो ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस माइस्क्यूएल डेटाबेस। कौन से डेटाबेस से हम यूज़ कर रहे हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, यूजिंग jQuery यूजिंग PHP किसका यूज़ करके, हम PHP का यूज़ करके हम डेटा लेकर के आए हैं। ठीक है, एंड डिस्प्ले कर रहा, हमने डेटा को डिस्प्ले किया है यूजिंग ऑफ jQuery डेटा टेबल प्लगइन। किसके यूज़ करके, jQuery डेटा टेबल प्लगइन का यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया, शो ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूजिंग PHP एंड डिस्प्ले करना है जो भी डेटा को डिस्प्ले डेटा विथ द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, jQuery डेटा टेबल प्लगइन की हेल्प से। ठीक है, तो दोस्तों अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको दिख जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे एक मैसेज वगैरह आ गया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइटेड भी कर सकता था, इसको मैं H1 H2 टैग में भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब सिंपली मैं बहुत ही यहाँ से चिपका हुआ है तो उसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने मार्जिन टॉप से कितना करना है मुझे, मैंने 3 करा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है और इसमें करा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैंने डाटाबेस से डाटा लेकर के आया हूँ और बस मैंने कुछ लाइब्रेरी फाइल की हेल्प से मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे jQuery के कंसेप्ट को, पूरे डाटा टेबल के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे इसके अंदर एम्बेडेड करके रख दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। अब ये कहाँ से डाउनलोड करना है डेटा टेबल्स, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो मेन कंसेप्ट था कि जो भी हम डाटाबेस से डाटा लेकर के आते हैं, और दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डाटाबेस से डाटा लेकर के आओ तो सिंपल फॉर्मेट में मत लाया करो। आप उसके लिए किसका यूज़ करोगे, jQuery के डेटा टेबल का। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प रहेगा और IT कंपनीज़ में भी यही चीज़ें यूज़ में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आप देखो, अगर आप नए यूज़र हो तो सबसे पहले आप जो मेरा प्लेलिस्ट है उसकी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि जो भी अपडेशंस हो वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लेना।
मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।